नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं चौधरी महबूब अली कैसर। चौधरी महबूब अली कैसर का नाम इसलिए ख़ास है क्योंकि एनडीए से ऐसे अकेले मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो इस बार 17वीं लोकसभा में जीत कर आए हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, सीधा सवाल, इस बार कई तरह की आशंकाएँ थी, बहुत सारी सोच थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पूरी तरह से बिहार में हो चाहे मुल्क भर में हो, अपोजिशन का सफाया हो गया। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, हम लोग तो क्योंकि चुनाव में न सिर्फ अपने चुनाव में, अपने चुनाव के बाद भी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाने का मौका मिला और वहाँ एक बात बहुत साफ तौर पे वाज़ेह था कि वोट मोदी जी के नाम पर सबको मिला है। और मोदी जी के नाम पर तो जो वोट मिला वो मिला ही, लेकिन शायद लोगों को बहुत पता नहीं होगा कि माइनॉरिटी वोट्स भी मोदी जी के नाम पर, ख़ास करके औरतों के बीच, महिलाओं के बीच काफ़ी वोट्स मोदी जी के नाम पर मिला है। तो ये जान करके हमको भी ताज्जुब हुआ था। हम एक पत्रकार आकर के बोले कि हम एक शख्स से पूछे कि आप वोट किसको दिए, मुसलमान थे वो, तो उन्होंने कहा कि हम, मेरे क्षेत्र में था, 9 छाप था, वो मुकेश सहनी जी का था, लेकिन उन्होंने खुद जो वोट दे रहा था बोला कि हमारी वाइफ ने लेकिन कैसर साहब को वोट दिया है। बोले क्यों? तो वो बोले कि भाई वो महिलाएं ज़्यादातर उधर दे रही मोदी जी के नाम पर। तो ये जानकर हमको भी बहुत ताज्जुब हुआ और हम समझते हैं कि इतना ज़बरदस्त एनडीए का जो रिज़ल्ट हुआ वो इस बात की दलील भी है कि वाकई में ऐसा हुआ है। इस बात की जीत जो है वो कितनी ख़ास है, क्या मायने हैं इस जीत के? क्योंकि क्या जो धर्म, मज़हब और ज़ात पात की जो सियासत होती रही, क्या बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या ये मुद्दे हैं लेकिन एक बड़ा नाम, एनडीए का काम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम, उसका जादू सर चढ़कर बोला है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हर चीज़ को दरकिनार करते हुए ज़ात पात धर्म काश कैसा हो जाए आगे भी, लेकिन इस बार तो देखा गया कि मोदी जी के काम से और एक मजबूत सेंटर में सरकार बने, इस नाम पर वोट पूरे कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड, रिलीजन लोगों ने वोट किया, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि पूरा मुल्क जो है एक इंटीग्रेटेड कंट्री रही है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला लोगों ने लिया कि हर चीज़ को भुला करके डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर और एक मजबूत हिंदुस्तान के नाम पर लोगों ने वोट दिया। आपने ख़ुद भी कहा कि मुसलमानों का वोट मिला। अक़लियतों और ख़ासकर मुसलमानों का वोट के पीछे मिलने की क्या वजह है? क्या ट्रिपल तलाक़ का मुद्दा रहा, या फिर जिस तरह की बातें होती रहीं, डराया जाता रहा, वो सियासत जो है अब दम तोड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ लोगों का विकास हो, जहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ पर लोग ये नहीं देखते कि भाई अब कोई कौम और रिलीजन को नहीं देखते हैं। जो विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, जो स्लोगन है वो वाकई सही में इस बार दिखने को मिला। और हमारे बिहार में ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भी बहुत ही अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया। तो ये दोनों चीज़ मिला करके वहाँ पर बिहार में तो हम लोग को देखने मिला कि अल्पसंख्यकों ने अच्छे तादाद में वोट किए। और अब तो एक स्लोगन और बढ़ गया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही, और कहीं ना कहीं विश्वास का जो कमी थी, तो आने वाले दिनों में पूरा यकीन है हमको कि ये विश्वास भी माइनॉरिटीज़ का जो है ख़ास करके वो एनडीए जो है उसको अपने साथ कर लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, बहुत पूरे मुल्क के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होगा। अपोजिशन लगातार हमले करता रहा, बदउनवानी को लेकर वज़ीर आज़म पर हमला किया गया, लेकिन सबसे बड़ा जो मुस्लिमों के लिए मुद्दा था वो सिक्योरिटी का रहा। ये हमेशा अपोजिशन ने उठाया, चाहे कांग्रेस हो, लगातार वो इस मुद्दे को उठाती रही। कई तरह के वादे भी उन्होंने अपने इंतखाबी मंशूर में किए। तो ये जो गौ हत्या के नाम पर या गौ रक्षक के नाम पर जिस तरह से तशद्दुद होता रहा, इस पर आप कहना चाहिए जो विश्वास की बात है, क्या उस पर अब रोक लग जाएगी पूरे तौर से? देखिए, बिलाशक प्रधानमंत्री जी ने जो कल विश्वास की बात कही, वो कहीं ना कहीं इशारा इसी की तरफ था। और जो ख़ास करके एक दो सख्त बयान आए लोगों के चुनाव के दौरान, उसके ख़िलाफ़ उनका जो कल जो उन्होंने बात कही, उससे पहले भी उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया था। जो एक बात उन्होंने कही उसको करके दिखाएंगे तो हम समझते हैं बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी। और जैसा हमने कहा कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, और एक मजबूत मुल्क के लिए हर कौम, हर कास्ट, सबको लेकर के चलना
ये ज़रूरी है और इसको सारे लोग रियलाइज़ करते हैं और इससे इंशाअल्लाह होगा ये। वज़ीर आज़म ने कल जो एक बड़ी बात कही कि अक़लियतों को, मुसलमानों को अब तक जो है फ़रेब दिया जाता रहा, उनका जो है एतमाद हम जीतेंगे। ये जो फ़रेब है, ये किस तरह से फ़रेब रहा अब तक? कौन से ऐसे पीछे आप मसाइल देखते हैं जो वाकई हल नहीं हो पाए, और फ़रेब का मतलब क्या है इसका? देखिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वाज़ह हो जाएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि 70 साल में मुसलमान सबसे जहाँ दलितों का जो स्टैंडर्ड रहा उससे भी पीछे मुसलमानों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं ये बात सच नज़र आती है कि एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, और इस चीज़ को ख़त्म कर करके उनका विश्वास गेन कर करके, और पिछले सरकार में भी जो स्किल डेवलपमेंट का, जो कौशल विकास का जो डिपार्टमेंट बना था, उससे ज़्यादातर तो मुसलमानों ही को, माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा हुआ। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हुनर मुसलमानों के हाथ में है, चाहे वो बनारस के सिल्क साड़ी बनाने वाले हो, या भदोई के और मिर्ज़ापुर के कारपेट वीवर्स हों, या एयर कंडीशनर फिटर हो, साइकिल फिटर हो, ये हुनर ज़्यादातर देखेंगे आप मुसलमानों को। तो ये एक पूरा महकमा बनाया गया, उसमें उस डिपार्टमेंट को अच्छा खासा उसका बजट था। तो ये सब चीज़, और उसके साथ साथ एजुकेशन का जो लोन है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दी है, हम समझते हैं कि यही सब चीज़ है जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, दो चीज़ है जिस पर के मुसलमानों को भी ध्यान देना चाहिए, और सरकार उसके लिए काफ़ी काम पिछले बार भी की, इस बार हमें यकीन है कि इस बार और ज़्यादा बढ़ चढ़ के करेगी। मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई 2004 में, 2005 में, उसके बाद से लगातार मतलब उस रिपोर्ट को नाफिज करने के लिए तो कहा गया, लेकिन वो नाफिज नहीं की गई। देखिए, कोई चीज़ करने के लिए वो 1 साल 2 साल में एक बड़ी चीज़ है। हिंदुस्तान इतना कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा मुल्क है कि 1 साल 2 साल में ये चीज़ हो नहीं जाएगी। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक पूरा महकमा उसके लिए बनाया गया, स्किल आते आते टाइम लगेगा, उसको पर्कुलेट ज़िला और पंचायत तक पर्कुलेट करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, और वो सब चीज़ हो रही है, और उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेगा। और मुसलमानों के लिए ख़ास करके है कि, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज के दिन में आप गांव देहात सबसे रिमोट एरिया में चले जाइए, उनके बीच जो एजुकेशन का, जो तालीम की जो ललक है वो पैदा हुई है, और आने वाले हम समझते हैं कि 10, 15, 20 साल लगेगा, लेकिन जिस तरह से लोग एजुकेशन पर ध्यान दिए हैं, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और ये गवर्नमेंट भी इस पर पूरा ध्यान दे रही है कि उन लोगों को इसका फ़ायदा मिले और एजुकेशन की तरफ पूरा उनका जोर रहे। गुफ्तगू अभी जारी रहेगी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं एनडीए के अकेले मुस्लिम उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, चौधरी महबूब अली कैसर से। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वाकई मुसलमानों के लिए काम करे, लेकिन उन्हें वक्त भी मिला। 2013 तक के 12 तक उनके पास वक्त था। 2014 में इलेक्शन हुए, उसके बाद वो बाहर हुए। क्या वाकई कांग्रेस ने कोई नियत नहीं थी, उन्होंने काम नहीं किया? बहुत लंबा वक्त मिला उनको। देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि लंबा वक्त मिला, और अब तो हाइंडसाइट में कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उस बीच में वक्त मिलने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। और जैसा कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया गया है। ख़ास करके बिहार में जो आरजेडी के लोग जो हैं, वो तो मुसलमानों को बिल्कुल एक वोट बैंक की तरह ट्रीट किया उन्होंने, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपका कहना सच है, और इस पर पूरा ठोस काम हो, और हमको यकीन है, विश्वास है कि इस बार, और पिछले बार भी काम इस पर हुआ है, इस बार और मुस्तैदी से काम सरकार करेगी। और ख़ास करके कल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद न सिर्फ हमको बल्कि पूरे माइनॉरिटीज़ में उम्मीद की लहर जगी है, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में होगा। एतमाद जीतने की बात है तो सिक्योरिटी एक बड़ा मसला रहा है। बिहार की बात है, कई तरह की वारदात हमने या छोटे मोटे जो है हरकतें देखी हैं, चाहे गौरक्षक के नाम पर हो। अब आने वाला वक्त होगा वो बेहतर होगा, इस बात का एक तरह से यकीन वज़ीर आज़म ने दिलाया है, और एनडीए की तरफ से यकीन आया है।
जबकि हाईएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट लेवल पर इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया गया और उसकी ख़ास वजाहत उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कल किया है। तो उसके अलावा हमको बोलने का इसमें कुछ है नहीं। हम लोग पूरा विश्वास और यकीन के साथ इस बात को मान के चलें कि ऐसी चीज़ जो है अब अगर हुए तो उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसको ख़त्म करने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा रहा है कि खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए बिहार को। ये जो वज़ीर आला है नीतीश कुमार उनकी तरफ से ये मांग होती रही, आप लोगों की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसकी हिमायत होती रही। तो अब आगे क्या इस मुद्दे को कैसे आगे लेकर जाएंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री सेम पेज पर हैं, एक ही अलायंस में हैं। तो इन लोग दोनों की बीच की बात है और फंडिंग बिहार में अच्छा खासा हो रहा है। पिछले 1-1.5 साल में जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको देखने आए कि उसमें काफ़ी तेज़ी आई है और ये बहरहाल इन दोनों की बात है। और कोई प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट रुके नहीं, एक गवर्नमेंट दोनों तरफ है, तो हम लोग को यकीन है कि ऐसे कोई रंगा आएगा नहीं, ऐसे कोई परेशानी आएगी नहीं। लगातार अपोजिशन इस बात को लेकर हमला करता रहा, जिस तरह से वादा किया गया था 2014 में कि एक बड़ा पैकेज दिया जाएगा, उस तरह का पैकेज कुछ पिछले 5 सालों में वो देखने में नहीं आया। अब दोबारा से पूरा मैंडेट मिला है, तो क्या इस बार बिहार की जो सूरत हाल होती है, सैलाब आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी होती हैं, गरीबी है, उसको लेकर के क्या वाकई स्पेशल पैकेज एक आना चाहिए जिसकी वजह से जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए? देखिए, हमें यकीन है कि जो इक्वेशन आज के दिन में हमारे मुख्यमंत्री का आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है, जो भी ज़रूरत बिहार की होगी उसको पूरा किया जाएगा। अक़लियतों ने काफ़ी एतमाद जताया है आप लोगों के अंदर, लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी देखने में आई इस इलेक्शन में, जो मार्जिन है जीत का वो बहुत ज़्यादा है, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो, किसी भी जगह हो, 50% से ज़्यादा वोट वो एनडीए के उम्मीदवारों को मिला है। क्या वाकई जो अपोजिशन है वो लामबंद नहीं हो पाया, या बेहतर काम का जो एक नतीजा है, जो रिजल्ट आना चाहिए वो अब दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे आप पहले भी हमने कहा था कि ये एक सबका साथ सबका विकास का जो एक स्लोगन था वो कोई एम्प्टी स्लोगन नहीं था, उस पर काम किया गया और उस पर और काम करने की ज़रूरत है। 5 साल में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो गया, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना उससे हो सकता है कि कुछ शॉर्टफॉल हुआ हो, लेकिन उसका नतीजा ज़रूर यह है कि इस तरह का मैंडेट मिला और ज़ात, धर्म, मज़हब और सबसे उठ कर के लोगों ने वोट दिया। तो ये मुल्क के लिए भी अच्छी बात है और हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है और बिल्कुल अच्छे काम पर ऐसा नतीजा है। मेरा सवाल ये था कि किस तरह से जो अपोजिशन है वो पूरी तरह से क्यों फेल हो गया है? एक सीट दिखाई देती है, वो भी किशनगंज में, जो बिहार की अगर बात करें। देखिए, ऑपोजिशन को तो फेल होना है क्योंकि आइडियोलॉजी एक नहीं हो। आप इलेक्शन से 2 महीना पहले किसी तरह किसी को सिर्फ हराने के लिए एकजुट हो जाएं, तो हो सकता है कि नेता ऊपर में एक हो जाए, लेकिन जो सरजमीन के लोग हैं उनका दिल कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो 20 साल से, 50 साल से, 40 साल से फ़र्क है उनमें। तो आप अपने मफाद के लिए इलेक्शन से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले एक हो जाए, एक अलायंस बना लें, वो कभी उसका वैसा नतीजा मिलता नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर हैं रामविलास पासवान, उन्होंने इंतखाब नहीं लड़ा। उनके जो फर्जंद हैं चिराग पासवान, उन्होंने चुनाव लड़ा है और ये बात भी की जा रही है कि उनको वजारत भी मिल सकती है, बड़ा रोल मिल सकता है। तो क्या ये लीडरशिप एक्सचेंज का एक दौर है, वो लोक जनशक्ति पार्टी में अब दिखाई दे रहा है? ये ठीक है, वो पूरे पार्टी में यूनानिमिटी है कि चिराग पासवान जी के अंदर सब खूबियां हैं। दोबारा उन्होंने बड़े अच्छे से चुनाव जीता है और उनको खैर ये तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से ज़रूर पुरजोर सबकी ये ख्वाहिश है कि चिराग पासवान जी मंत्री बने, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और पिछले 5 साल में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रहे और पूरे बिहार में जा कर के जिस तरह से पार्टी को उन्होंने गैल्वनाइज़ किया, मैंने हर जगह गए और अपने मीटिंग्स को किए, हर ज़िला में जा कर के, उसमें उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ भी है और अच्छा बोलते हैं, देखने सुनने में अच्छे हैं, पॉलिटिकल पूरा बैकग्राउंड उनका रहा है, तो हर चीज़ में कहीं से कोई कमी नहीं है। और एक ट्रांजिशन ज़रूर हुआ है और ये आदरणीय रामविलास पासवान जी के तरफ से उनके चाहने ही पर हुआ है। वो खुद चाहते हैं कि मैंटल जो है वो
अब चिराग पासवान जी को जाएं। बिहार को देखने के लिए पारस जी है ही हैं, बहुत ही मजबूत, बहुत ही एक एक शख्स को हर क्षेत्र में जानने वाले ऐसे लीडर हैं। तो हम समझते हैं कि मिला जुला करके बहुत ही सेफ हैंड्स में एक तरफ पारस जी हैं, रामविलास जी का तो खैर पूरा ओवरऑल मार्गदर्शन है ही है, और चिराग जी जो यूथ आए हैं पूरे बिहार में और जहाँ जहाँ भी जाएंगे पूरे यूथ को एक एनर्जी देने का उन्होंने जो काम किया है और जो करेंगे आने वाले दिनों में, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये एलजेपी के लिए, जैसा आपने देखा कि इस बार, पिछले बार हम लोग एक सीट हार गए थे, इस बार 100% रिजल्ट हुआ। यहाँ मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। जब लौट कर आएंगे तो मुसलमानों के ताल्लुक से जो दूसरे मसाइल हैं उन पर भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो मसले कैसे हल हो सकते हैं और आने वाले 5 सालों में किस तरह से जो अकेले मुस्लिम उम्मीदवार हैं जीत कर आए हैं एनडीए के, क्या उनको क्या वाकई बड़ा रोल मिलेगा। तो इन सारे मुद्दों पर अभी गुफ्तगू जारी रहेगा, कहीं जाइएगा ना, बहुत जल्द हम लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं चौधरी महबूब अली कैसर से। 2014 में जब इंतखाब हुए थे उसके बाद भी चौधरी महबूब अली कैसर अकेले मुस्लिम उम्मीदवार थे जो एनडीए की तरफ से जीत कर आए थे और इस बार भी यह तारीख दोहराई गई है। चौधरी साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुल्क किधर जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आगे जो मुल्क जा रहा है क्या वाकई वो सीधा है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे खदशात जो हैं वो जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जता रही हैं कि जज्बाती मुद्दे उठाए गए उन पर जीत मिली, या सिर्फ ये सिर्फ उनकी सोच है और वो भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर जज्बाती मुद्दे सिर्फ उठाए जाते हैं और उसी पर वोट मिलता तो इतना बड़ा मैंडेट मिलना पॉसिबल नहीं था। और जैसा कि हमने कहा, हम तो अपने क्षेत्र में घूमे और लोगों के और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं एलजेपी उनके क्षेत्र में लगातार घूमने का काम किया हमने। अगर ऐसे इश्यूज़ होते तो मुस्लिम वोट बिल्कुल एक भी नहीं मिलता हमको। तो हम तो अपने बारे में कह सकते हैं कि हमको 50% मुस्लिम वोट इस बार भी मिले, और बाकी जहाँ नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं हमारे एलजेपी के, वहाँ भी अच्छा खासा मुस्लिम वोट्स मिला। हो सकता है कि 40% ना मिला हो, 10%, 15%, 20% मिला। तो ऐसा अगर होता तो 1% भी वोट नहीं मिलता। दूसरी बात है कि जो डेवलपमेंट का जो इशू होता है वो सबके लिए होता है। अगर रोड बनता है तो उसमें सिर्फ माइनॉरिटी या मेजॉरिटी थोड़ी चलता है, उसमें सारे लोग चलते हैं। बिजली आती है तो सबको फ़ायदा होता है। एजुकेशन में अगर लोन मिलता तो सबके लिए मिलता, माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से उसका प्रोविज़न किया गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो इतना बड़ा मैंडेट मिला वो बिल्कुल अच्छे काम पर मिला। और सबसे बड़ी बात है कि एक सशक्त, एक बहुत ही मजबूत सरकार सेंटर में रहे। इन दो चीज़ों को देखते हुए ये मैंडेट मिला है। क्योंकि आप एनडीए की तरफ से अकेले मुस्लिम जो है मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो है पूरे मुल्क में है, दलितों से भी नीचे की बात आपने कही थी जब सच्चर कमेटी का जिक्र किया था, कई तरह की और भी जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, ये जो बिल्कुल नीचे की सतह पर है, इसको कैसे ऊपर लाया जा सकता है? आपकी नज़र में कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? बस तालीम तालीम तालीम, एजुकेशन, बस एजुकेट करें अपने। और खुशी की बात है कि ये चीज़ गांव देहात में सबसे सुदूर इलाके में भी चले जाएं तो वहाँ एक जागरूकता आई है पिछले 10-15 साल में, और उसका फ़ायदा भी हो रहा है। इस बार आप देखेंगे कि लोग आईएएस में काफ़ी तादाद में हमारे मुस्लिम भाई compete किए हैं। स्टेट लेवल पर जो कंपटीशन तो उसमें भी किए हैं। तो इसका फ़ायदा धीरे धीरे आता है। 10 साल 15 साल से ये ललक जो है ये शुरुआत उसकी हुई है। आने वाले 10-15 साल में और सरकार की तरफ से जो एम्फसिस है कि एजुकेशन पर ध्यान हो माइनॉरिटीज़ का, इसका फ़ायदा ज़रूर आने वाले दिनों में होगा। और हम लोग को पूरा ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी दे करके, मुश्किल उठा के, कष्ट उठा करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, एजुकेट करें। एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन मुस्लिम इलाकों में देखा गया है स्कूल कम होते हैं। अगर दिल्ली की भी हम बात करें तो मुस्लिम इलाकों में स्कूल कम हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई मुसलमानों की भी समझना होगा कौन सी सरकारें उनके लिए काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना होगा कि कौन सी सरकार काम कर रही है, और जो भी सरकार है उसको प्रेशराइज कर करके, क्योंकि कोई भी सरकार पावर में रहती है तो उसकी नीयत हमेशा होती है कि भाई अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ।
तो बस प्रेशराइज कर करके, और जैसा हमने कहा कि कुर्बानी भी देने की ज़रूरत हुई। अगर दूर भी जा कर के पढ़ना हो तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पर, तालीम पर ध्यान देना होगा। हायर एजुकेशन है उसमें अभी भी बहुत पीछे दिखाई देते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो जैसे हमने कहा कि ये टाइम लेता है, ये 10-15 साल से ये चीज़ शुरुआत उसकी हुई है। आने वाले दिनों में और सरकार की तरफ से अगर स्कॉलरशिप्स वगैरह जो मिलते हैं, बहुत से लोगों को अब गए उनको पता ही नहीं है कि उनको एजुकेशन लोन, एम्प्लॉय और सेल्फ स्कीम के लोन्स उनके लिए उपलब्ध हैं, उनको जानकारी नहीं होती। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी भी देनी होगी और उनको उपलब्ध कराया जाए वैसे लोन्स, एजुकेशन लोन, काम करने का, एम्प्लॉयमेंट का लोन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टार्टअप लोन्स जो होते हैं, ये सबको एजुकेट करने की ज़रूरत है। हज का जो है सीज़न शुरू हो गया है, फ़्लाइट्स के शेड्यूल का भी तकरीबन ऐलान हो गया है। किस तरह का हज हमें देखने को मिलेगा, किस तरह के इंतजामात आप लोगों ने किए? क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी रही, कहीं ना कहीं हज की जो खबरें थी वो कहीं ना कहीं पीछे दबी रही। अभी कहाँ किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन का गहमा गहमी तो आपने सही कहा, और इलेक्शन की खबर भी दबी रही। हम भी इतना मसरूफ़ थे कि हम भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं दे सकते। अब तो हम लोग का टर्म भी मेरे ख़्याल में 6 जून को ख़त्म होता है, तो लगभग ख़त्म ही है। लेकिन बहरहाल जो काम हम लोगों ने पिछले 3 साल में किया वो हम समझते कि बहुत ही अच्छा काम किया। सहूलतें बहुत हाजियों की बढ़ी है, कीमतें ज़रूर बढ़ गई हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में हर चीज़ दुगना तिगना हो गया, चाहे वो वाटर टैक्सेस हो, बिजली हो, या फिर वैट हो, और भी टैक्सेस हो, सब चीज़ में इजाफ़ा बहुत हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में, अकोमोडेशन में जो 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले जो रेट्स है उसी को अब तक रखा है, और उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी काविश कोशिश करनी पड़ी। एयर फेयर जब सब्सिडी ख़त्म हुई तो जाहिर सी बात है कि कुछ पॉइंट्स पे काफ़ी महंगे हो गए, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ये क्रेडिट देना होगा पिछले एनडीए की सरकार को कि हम लोगों का डिमांड था कि जो वैट जो 18% जो ये लगा था, वैट लगा था, उसको घटा करके या तो 5% कर दिया या ख़त्म कर दिया जाए। तो पिछले मोदी सरकार ने उसको घटा करके 5% कर दिया। उससे काफ़ी सहूलत, काफ़ी रिलीफ मिली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25,000 का कोटा इजाफा करवाया सिंगल हैंडेडली। हम लोग का सुझाव ज़रूर था मिनिस्ट्री की तरफ से, हम लोग की तरफ से, कि जो हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, उस एतबार से हम लोग को बढ़ना चाहिए। लेकिन हर साल हम लोग बात करते थे, सऊदी अरेबिया में जाकर किसी न किसी वजह से वो टल जाता था। लेकिन इस बार जो प्रिंस आए सऊदी अरेबिया के, तो प्रधानमंत्री ने इसको एक इशू बना करके इसको बढ़ाया। एक सवाल लगातार बना रहता है, सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि हज महंगा नहीं हुआ है, लेकिन हमने जब देखा, जब रकम की अदायगी का वक्त आता है तो वो बढ़ जाता है। तो ये क्या ये सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से हुआ है या हिंदुस्तान की तरफ से भी जो यहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं उसमें भी इजाफा हुआ है? नहीं, देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हज हर साल सस्ता होता जा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ महंगा होता है। ख़ास करके जिस साल सब्सिडी ख़त्म हुई, अब 400 करोड़ रुपए एक साथ आप 1,25,000 हाजियों का अगर ख़त्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बर्डन कहीं ना कहीं आना है। तो वो एयर फेयर में जो सब्सिडी था, तो एयर फेयर में इजाफा आया। उसके अलावा हमने कहा कि जो भी इजाफा होना चाहिए था सऊदी अरेबिया में, उसको हम लोगों ने नेगोशिएट कर करके उसी लेवल पर रखा। लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ जो एयर फेयर में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से हज महंगा हुआ। इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं। वो तो फिगर्स बताते हैं कि कुछ हज महंगा हुआ। लेकिन अगर आप उस महंगाई को सहूलत के इसमें देखेंगे तो हम समझते हैं सहूलतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। पिछली बार भी वाहिद अकेले मुस्लिम उम्मीदवार थे जो एनडीए की तरफ से जीत कर आए थे। ये तारीख इस बार भी दोहराई गई। तो क्या पिछली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या इस बार और बड़ी जिम्मेदारी वो मिलेगी? जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाँ, हमें जो है अक़लियतों का एतमाद जीतना है, विश्वास जगाना है। नहीं, इसके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो बहुत ही ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। जिस तरह से हज की जिम्मेदारी पिछले 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की अपने तरह से, और जो हमारे
इलाका के लोग जो पिछले बार भी चुन करके भेजे थे, ईमानदारी से वहाँ पर भी हमने काम किया। और इस बार जितना काम किया था उसके 99% लोगों ने कहा कि काम आपका बहुत अच्छा है, आने जाने में कुछ कमी हुई है, तो इस बार इंशाल्लाह उस कोशिश रहेगी कि उस कमी को भी पूरा किया जाए। 14% मुसलमान वो सरकार की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। सरकार के नुमाइंदा होने के ताल्लुक से होते हुए क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, एक नुमाइंदा तो एनडीए में हम हैं और बाकी और लोग और पार्टी से भी हैं, सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से कल विश्वास दिलाया गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेना है, तो ये बहुत ही क्रूशल और बहुत ही अहम बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही। और जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं लगा कि विश्वास की कुछ कमी माइनॉरिटीज़ के अंदर है। और जब प्रधानमंत्री कुछ ठान लेते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसको करके दिखाते हैं। आने वाला दिन इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा होगा, सबका साथ भी रहेगा, सबका विकास भी होगा, सबका विश्वास भी इंशाल्लाह इस बार सरकार के साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज की ख़ास मुलाकात में बस इतना ही। हम बात कर रहे थे चौधरी महबूब अली कैसर से। एक बार फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी ख़ास शख्सियत के साथ, और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस रास्ते पर मुल्क आगे बढ़ेगा, कैसे मुसलमानों में एतमाद होगा और मुल्क तरक्की के रास्ते पर कैसे गामज़न होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।